नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी हिंदुत्व की राजनीति पर घिरती बीजेपी की। यूपी में विपक्षी दलों के करीबियों पर तेज होती छापेमारी की। जानेंगे पीएम का अब क्यों विरोध कर रहे हैं किसान। गोवा में कैसे बना महागठबंधन। बात करेंगे राजस्थान में वसुंधरा के आगे सरेंडर करने की तैयारी में बीजेपी की, चीन के दावों पर भारत के जवाब की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में देश की होती किरकिरी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भगवंत मान पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में आम आदमी पार्टी मान को घोषित कर सकती है पंजाब में सीएम कैंडिडेट। विपक्ष आप पर लगा रहा है बाहरी पार्टी होने का आरोप। पंजाब चुनाव में कांग्रेस फेस को लेकर छिड़ी कलह के बीच दिल्ली पहुंचे 4 मंत्री। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से मिलकर डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा बोले, कांग्रेस के नाम पर पंजाब में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में आए 5,481 नए केस। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी बरकरार। सेंसेक्स 673 अंकों की तेजी के साथ 59,856 के लेवल पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 180 अंक की तेजी के साथ 17,805 के लेवल पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों में इस बार सपा बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण करने का कोई मौका नहीं देगी। जिस जगह योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं वहां अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने भगवान कृष्ण को लेकर अपने सपनों का जिक्र किया, तो अब अयोध्या का रुख करने की तैयारी में है। तो आखिर क्या है अखिलेश का हिंदुत्व प्लान, जिससे बीजेपी को हो रही है परेशानी। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, बीजेपी हमेशा ही हिंदुत्व के मुद्दे पर जीत की राह पर चलने की कोशिश करती है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक बार फिर बीजेपी ने हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी की इस रणनीति पर सपा ने भी वार करने का मन बना लिया है और सपा बीजेपी को इस मुद्दे पर भी कमजोर करने की कोशिश में लग गई है, जो अखिलेश यादव के लगभग हर भाषण और संबोधन में नजर भी आ रहा है। सपा की इस रणनीति से बीजेपी की टेंशन बढ़ना तो लाजिमी है। हाल ही में अखिलेश यादव ने परशुराम जी की मूर्ति की पूजा की थी और अब अखिलेश ने अपने सपने में भगवान कृष्ण के आने का जिक्र किया। अब सपा प्रमुख अयोध्या पहुंच रहे हैं। अखिलेश 9 जनवरी को अपने अयोध्या दौरे पर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब किसी फ्रंट पर बीजेपी को खुलकर बैटिंग करने देना नहीं चाहते, फिर वो बेशक धर्म की पिच ही क्यों ना हो। अखिलेश यादव सूबे में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राम मंदिर, राम राज्य, ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, उससे साफ है कि यूपी में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड इस बार सफल नहीं होगा। अखिलेश यादव अपने अल्पसंख्यक वोटों को बचाते हुए बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। ना राम बीजेपी के, ना कृष्ण। सपा की रणनीति से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो बीजेपी सरकार की एक रणनीति सपा की मुश्किलें बढ़ा रही है, और ये है छापेमारी की। जी हां, केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां इस समय सपा नेताओं और उनके करीबियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। अभी इत्र कारोबारी जांच एजेंसियों के निशाने पर थे, तो अब रियल एस्टेट व्यापारी भी मुसीबत में फंस गए हैं। तो किस कारोबारी पर अब पड़ा छापा और उसका सपा से क्या है कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और एसीई ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स विभाग ने रियल एस्टेट कंपनी और इसके प्रमोटर के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में मौजूद ठिकानों पर मंगलवार सुबह छापेमारी शुरू की। वहीं बिल्डर संजीव के बागपत के पुश्तैनी गाँव मरहमपुर आवास पर भी छापेमारी की जानकारी आ रही है। आगरा में नोवा ग्रुप के प्रमोटर हरसिमरन सिंह अलग से जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी चल रही है। अजय चौधरी अखिलेश यादव के करीबी हैं। खबरों की माने तो टैक्स अधिकारी एसीई ग्रुप के कॉर्पोरेट ऑफिस के अलावा चौधरी के घर और प्रोजेक्ट्स पर भी पहुंचे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि इनकम टैक्स करीब 40 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी की है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे पहले कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी में 197 करोड़ रुपए नकदी बरामद की गई थी। बीजेपी ने पीयूष जैन को भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा कारोबारी बताया, लेकिन सपा ने इससे इनकार कर दिया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए छापेमारी की जा रही है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि यूपी में चुनाव होने तक छापेमारी पर रोक लगा दी जाए।
यूपी के चुनावों में इस वक्त मौजूदा सरकार सिस्टम को अपने अनुकूल इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग की खामोशी इसे शय दे रही है। एक और छापों से बीजेपी को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इससे लोगों का गुस्सा भी बढ़ सकता है। बीजेपी पहले ही किसानों के गुस्से से चिंतित दिख रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का गुस्सा बीजेपी को लेकर कम नहीं हुआ है। अभी कई मांगे हैं जो मोदी सरकार ने पूरी नहीं की हैं, जिसे लेकर किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब में पीएम मोदी की रैली नहीं होने देंगे। अगले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अब बीजेपी पंजाब में भी सत्ता पाने की लालसा के साथ पूरी मेहनत कर रही है, जिसके लिए सभी राज्यों की तरह पीएम मोदी अब पंजाब के दौरे पर भी जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी की इस रैली से पहले ही किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे साफ है कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। दरअसल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने एक बयान जारी कर कहा कि किसान फिरोजपुर में 5 जनवरी को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली नहीं होने देंगे और मोदी की रैली का विरोध किया जाएगा। पीएम ने 3 कृषि बिल तो रद्द कर दिए हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनाने के अलावा अन्य मांगे अभी पूरा करना बाकी है। उन मांगों पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। पीएम उनकी बाकी की मांगे भी स्वीकार कर ले तब फिरोजपुर में रैली करें, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। किसान नेताओं ने पंजाब भर के किसानों को प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करने के लिए फिरोजपुर पहुंचने की अपील की है। किसानों के अलावा शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाती, वो प्रधानमंत्री को पंजाब में कोई रैली नहीं करने देंगे। यानी साफ है कि चुनाव से पहले 19 नवंबर को कानून रद्द करने वाला पीएम का दांव काम करता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि बीजेपी को चुनावों में नुकसान हो सकता है। पंजाब में एनडीए गठबंधन की 5 जनवरी को पहली रैली होनी है, लेकिन ये रैली हो पाएगी भी या नहीं, ये सवाल है। बीजेपी की मुश्किलें गोवा में भी बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल गोवा में बीजेपी के साथ आने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं दिख रही है, तो कांग्रेस ने 4 पार्टियों के साथ महागठबंधन तैयार कर लिया है। एनसीपी, जीएफपी के बाद अब किस दल ने कही गोवा में कांग्रेस के साथ आने की बात, देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। महाराष्ट्र में 25 साल से बीजेपी के साथ दोस्ती की पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ाने वाली शिवसेना भी अब उसकी दुश्मन बन चुकी है। महाराष्ट्र में तो उद्धव की सेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर कमल को कमजोर बनाया ही, साथ ही अब वो गोवा में भी बीजेपी की नाव डुबाने की जुगत में है। सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी कांग्रेस शिवसेना साथ आ सकती है। दरअसल चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर शिवसेना कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत से मुलाकात की। बैठक के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं दिनेश गुंडू राव, दिगंबर कामत और गिरीश चोडनकर के साथ विस्तृत चर्चा हुई। गोवा के साथ ही जीवन कामत और जितेश कामत भी मौजूद थे। गोवा में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जैसे गठबंधन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई और अब कांग्रेस और शिवसेना तो साथ आने को तैयार हैं, जिससे सियासी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। क्योंकि अब की बार कांग्रेस न सिर्फ शिवसेना को साथ लेकर चलने वाली है, बल्कि उसने विजय सरदेसाई की पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन पहले ही कर लिया है। कांग्रेस के इस गठबंधन के गणित से दूसरे राजनीतिक दलों का भी खेल बिगड़ सकता है। खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मैदान में आप और टीएमसी ललकार रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी अपनी सरकार कैसे बचा पाती है। क्या महाराष्ट्र की तरह गोवा में भी उसे हार मिलती है? 2017 में कांग्रेस गोवा में बहुमत के करीब पहुंचकर भी सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। वैसे बीजेपी की परेशानी तो उसके अपनों ने भी बढ़ा रखी है, खास तौर पर राजस्थान में, जहां वसुंधरा समर्थकों ने खुली बगावत के संकेत दे दिए थे, जिससे बीजेपी में मोदी शाह की जोड़ी भी परेशान दिख रही है। आखिर क्यों वसुंधरा राजे मोदी शाह पर दिख रही हैं भारी, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी में किसके हाथ में आएगा नेतृत्व, कौन बनेगा सरताज, आखिर कैसे खत्म होगा घमासान, ये सवाल लगातार सूबे की सियासत में उठ रहे हैं, लेकिन धरातल पर जवाब मिलने की जगह केवल कलह दिख रही है। सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे आमने सामने हैं। बड़े नेता आलाकमान के ऊपर सब छोड़कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है।
आलाकमान की नाराजगी की भी चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस तकरार के बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात की इन तस्वीरों ने बीजेपी की राजनीति में नया अध्याय शुरू करने के संकेत दिए हैं। साथ ही अटकलों का बाजार भी गर्मा दिया है। माना जा रहा है कि अब बीजेपी में राजे का राज वापस लौट सकता है। दरअसल अशोक परनामी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हैं और उनके ग्रुप के माने जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मैडम की वापसी हो सकती है, जिससे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि राजे के समर्थक लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में राजे को 2023 के लिए सीएम फेस बनाया जाए। अब मुलाकात के बाद कार्यकर्ता तो खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन राजे को झटका भी लग सकता है, क्योंकि शाह ने जयपुर में भी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ऐलान किया था कि राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शाह के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में कई हिस्सों में अपनी देव दर्शन यात्रा निकाली थी। इसे वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजे ने अभी से बीजेपी पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान क्या फैसला लेते हैं। 2023 में बीजेपी वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रही है। बीजेपी के पास राजस्थान में वसुंधरा का विकल्प नहीं है, इसीलिए आलाकमान को वसुंधरा के आगे झुकना पड़ा। लेकिन बात इंडियन आर्मी की करें तो वो ना तो किसी से डरती है ना झुकती है। उसके पास हर सवाल का जवाब है। हाल ही में चीन ने गलवान वैली को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसका जवाब आज भारतीय सेना ने एक फोटो शेयर करके दिया है। तो क्या है इस फोटो में, देखिए रिपोर्ट। चीन के दुष्प्रचार के चलते देश की सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। विपक्ष सरकार से चुप्पी तोड़कर जवाब देने की मांग कर रहा था। यहां तक कि AIMIM चीफ ओवैसी ने तो विशेष सत्र की मांग करते हुए मोदी सरकार को अयोग्य तक करार दे दिया था। हालांकि सरकार की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की इस नापाक हरकत पर करारा जवाब दे दिया। दरअसल भारतीय सेना के नए साल के मौके पर गलवान घाटी में भारतीय तिरंगा लहराने का फोटो अब सामने आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सैन्य अधिकारियों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। बता दें कि चीन ने भी इससे पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ड्रैगन के सैनिक गलवान में अपने इलाके में चीनी ध्वज फहरा रहे थे। बता दें कि चीन ने भी इससे पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ड्रैगन के सैनिक गलवान में अपने इलाके में चीनी ध्वज फहरा रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं। अब भारतीय सेना ने भी इसका करारा जवाब देते हुए 2 तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय जवान एकदम जोश में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सशस्त्र जवानों के हाव भाव से साफ लग रहा है कि वो किसी भी तरह की घुसपैठ को बख्शने के मूड में नहीं है। इन तस्वीरों में कुल 30 जवान हैं। दरअसल जब चीनी वीडियो पर सवाल उठने लगे, तब भारतीय सेना ने जवाब देते हुए कहा कि चीन ने गलवान घाटी के जिस इलाके में झंडा लगाया और फहराया, वो इलाका हमेशा से ही उसके ही कब्जे में रहा है और इस क्षेत्र को लेकर कोई नया विवाद नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार में देश की किरकिरी की। बीजेपी नेताओं का ये दावा रहता है कि मोदी के पीएम बनने के बाद दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है, लेकिन इस दबदबे की पोल खुलती दिख रही है। कनाडा ने एयर इंडिया की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और उसे एक निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी हो रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा की एक कोर्ट में भारत सरकार को तगड़ा झटका मिला है। देवास मल्टीमीडिया के साथ चल रहे कई साल पुराने एक मुकदमे में कोर्ट के ऑर्डर के बाद एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। ये संपत्तियां कनाडा के क्यूबेक इलाके में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास रखी हुई थी। ये मामला इसरो की एंट्रिक्स कॉर्प और देवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है, जिसे 2017 में कैंसिल कर दिया गया था। क्यूबेक की सुपीरियर कोर्ट ने इस सिलसिले में 24 नवंबर और 21 दिसंबर को 2 ऑर्डर सुनाए। इनमें IATA के पास रखी AAI और एयर इंडिया की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया, ताकि देवास के पक्ष में रिकवरी की जा सके। कनाडा में की गई इस कार्रवाई को भारत सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इस एक्शन से भारत को इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में पेश करने के सरकार की कोशिशों को झटका लग सकता है। अभी इस फैसले पर भारत सरकार, एयर इंडिया या AAI की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एयर इंडिया की हाल ही में सफल नीलामी हुई है और अब ये टाटा समूह का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि कनाडा में की गई कार्रवाई से टाटा समूह को कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। टाटा समूह और सरकार के बीच एक डील हुई है, जिसमें कानूनी क्लॉक है कि जिसमें इस तरह के मामलों में सुरक्षा कवर का प्रावधान किया गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।